क्रिया आज का क्लास में होने वाला है। तो द्वितीय क्रिया में आपका कौन सा आता है बाबू? तो निर्माण उद्योग आता है। क्या आता है? निर्माण उद्योग आता है। बेसिकली द्वितीय क्रिया में हम लोग को क्या सीखना है? द्वितीय क्रिया प्राथमिक क्रिया पर ही आधारित है। प्राथमिक क्रिया में जो माल प्राप्त होता था, जैसे खेती बाड़ी से जो कच्चा माल प्राप्त होता था, उसी कच्चे माल को द्वितीय क्रिया में क्या किया जाता है? एक नया रूप दे दिया जाता है। जैसे आपको हम बताएंगे बाबू, मान के चलिए प्राथमिक क्रिया से हमें आलू की उपज हुई, आलू प्राप्त हुआ, तो उस आलू को क्या करते हैं हम लोग? फैक्ट्री में लाते हैं और फैक्ट्री में ला करके उसको चिप्स बना करके फिर बाजार में बेच देते हैं। तो जो फैक्ट्री में आया फिर उसको एक नया रूप दिए, नया रूप दिए तो बाबू इसमें कीमत भी बढ़ेगा, ठीक है। उसका जो है नया रूप आ जाता है, तो फैक्ट्रियों में डाल करके या फिर उसको खाने लायक या फिर उपयोगी बना दिया जाता है। तो इसी सब चीजों को इस द्वितीय क्रिया में पढ़ेंगे, यानी निर्माण उद्योग पढ़ेंगे। सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं निर्माण उद्योग पढ़ना है। बस समझ में आ रहा है? तो चैप्टर 6 होने वाला है। यहाँ पर हमारा द्वितीय क्रियाएं क्लियर है। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर द्वितीय क्रिया के बारे में परिचय देख लेते हैं, है ना। परिचय इनमें समझेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में हम लोग जो मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे तो उद्योग पढ़ेंगे, यानी उद्योग किस तरह का होता है, कितने प्रकार का उद्योग होता है, उद्योग होता क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह सब क्या कहलाते हैं। इसके बाद उद्योग के प्रकार को पढ़ेंगे और उद्योग का स्वामित्व के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, 2 3 4 टॉपिक है, उसी को अच्छे से डिटेल से पढ़ना है हम लोग को, यानी सीधे सीधे इसमें उद्योगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित होता है? उद्योग से संबंधित होता है। देख रहे बाबू, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो दिख रहा है, बड़े बड़े देखिए, इसमें मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक क्रिया से जो प्राप्त माल होता है उसे मशीनों की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? मूल्यवान वस्तु में बदल दिया जाता है। और वो जो बदलने की प्रक्रिया होती है वो किस क्रिया के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आती है। द्वितीय क्रिया में भी लोगों को काफी अच्छा खासा रोजगार मिला है। इसमें कई सारे ऐसे घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग भी शामिल होते हैं, ठीक है। देखिएगा, छोटे छोटे पैमाने पर भी लोग क्या करते हैं? अपना बिजनेस डाल करके 10 से 15 व्यक्तियों के द्वारा संचालित कुछ उद्योग होता है। जैसा अभी देखिएगा मुड़ी मिल, मुड़ी मिल देखे है ना, मुड़ी मिल। तो मुड़ी किससे बनाया जाता है बाबू? पहले चावल मिला, चावल कहाँ से प्राप्त होगा? प्राथमिक क्रिया से। प्राथमिक क्रिया से चावल आया, फिर उसको फैक्ट्रियों के द्वारा क्या जो खाने पीने की वस्तुएं बना दिया गया। तो फैक्ट्री का जो प्रोसेस होगा वो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएगा। सीधी सीधी सी बात समझ लीजिए, ठीक है। इसमें उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए कितना बड़े बड़े लार्ज अमाउंट पर उद्योग है। इन्हीं के अंदर जो होने वाली प्रक्रिया है, ये कौन कौन से उद्योग है, इसके प्रकार क्या है, इन्हीं सबको समझना है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। चलिए, सबसे पहली बात तो बाबू द्वितीय क्रिया समझ लेते हैं क्या कहलाता है। तो द्वितीय क्रिया को सीधे सीधे कहेंगे कि प्राथमिक तौर पर जो प्राप्त कच्चा माल होता है उसको क्या किया जाता है? उसको जो है उपभोग वाली वस्तुओं में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? उपभोग वाली वस्तुओं में बदला जाता है। जैसे मान के चलिए ऐसे कहेंगे, अभी हम आपको तुरंत अभी मुढ़ी का एग्जांपल दिए कि चावल प्राप्त होता है पहले हमें प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक क्रिया से। फिर उसी प्राथमिक क्रिया से जो प्राप्त चावल होता है उसको फैक्ट्रियों में लाया जाता है, मशीनों के थ्रू उसको क्या किया जाता है? उपभोग यानी खाने पीने की वस्तुओं में बदल दिया जाता है। उसी को द्वितीय क्रिया कहते हैं। तो बदलने के लिए मशीन का उपयोग क्या होता है? मशीनीकरण। मशीन क्या हो गया यहाँ पर? द्वितीय उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। और जैसे ही अगर मान को चलिए द्वितीय उद्योग में बदलेंगे तो इसका मूल्य भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मूल्य भी बढ़ जाता है। कहता है कि जैसे गेहूं से, देखिए गेहूं से ब्रेड बनाना, ब्रेड का मतलब होता है वो पाव रोटी वगैरह सब खाने पीने वाला, ये सब द्वितीय क्रियाएं हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा बहुत विनिर्माण के बारे में समझ लेते हैं, है ना। विनिर्माण का मतलब देखो, निर्माण का मतलब ये होता है कोई चीज को बनाना, कोई चीज को बनाना। विनिर्माण का अर्थ होता है किसी वस्तु का उत्पादन करना या बनाना। कहता है हस्तकला से लेकर मशीनी तकनीकी या यंत्र की मदद से होने वाला उत्पादन विनिर्माण के अंतर्गत आता है। चाहे आप हाथ से बनाइए, हस्तकला दिखेगा। अभी बाजार में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं, सामान है जो हाथ से बनाए जाते हैं। हाथ से प्रैक्टिकली कर, पहले पहले के जमाने में क्या होता था कि बाबू आप लोग का कपड़ा भी हाथे से बनाया जाता, अब तो मशीनी प्रक्रिया हो गया। तो हस्तकला से लेकर के जितने बड़े बड़े मशीनों के द्वारा कोई भी वस्तु को बनाया जाता है वो क्या होता है? विनिर्माण के अंतर्गत आएगा। सोचिए ना, अभी हमारा कपड़ा किसके अंतर्गत आया? उद्योग के अंतर्गत आया, ठीक है। और आप जितने भी मशीन सब देख रहे होते हैं, जितने भी सामान चीज देखते हैं, वो किसके अंतर्गत बनाता है? फैक्ट्रियों में बनता है। और फैक्ट्रियों में बनना ही क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत? कहता है अर्थात विनिर्माण का अर्थ होता है उत्पादन करना। क्या होता है? उत्पादन करना। किसी भी वस्तु का क्या होता है? उत्पादन करना। जैसे बड़े बड़े जो है मशीनों का भी उत्पादन फैक्ट्रियों में ही होता है। इसके बाद देख लेते हैं द्वितीय क्रियाओं के द्वारा, है ना। द्वितीय क्रियाओं, यहाँ पर क्रियाओं होगा,
द्वितीय क्रियाओं द्वारा जो है बाबू प्राकृतिक संसाधनों की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि द्वितीय क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है। अभी तो तुरंत बताए हैं कि प्राथमिक क्रिया में जो वस्तु उत्पादित होती है ना बाबू, द्वितीय क्रिया के द्वारा उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है। जैसे अभी आलू, आलू 10 रुपया केजी मिल रहा है, लेकिन वही आलू अगर फैक्ट्री में चल जाएगा और चिप्स बना दिएगा तो एक आलू का कीमत, एक आलू से पूरा 10 रुपया का चिप्स वाला एक पैकेट तैयार हो जाता है। क्या तो आलू का जो है वो चिप्स वाला पैकेट आप लोग खाए होंगे, तो उसमें क्या है वो गिन चुन करके है ना 8-9 गो या फिर 10 गो चिप्स रहता है, और 10 गो वही एक आलू से निकल जाता है, नहीं निकलेगा, पतला पतला रहता ही है। सोचिए एक आलू का कीमत 10 रुपया हो गया, कहाँ 10 रुपया में हम यहाँ 1 केजी आलू खरीद लेते हैं। तो यानी प्राथमिक क्रिया से जो कच्चा माल होता है उसे द्वितीय क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, मूल्यवान बना दिया जाता है, खाने पीने की वस्तुओं में बदल दिया जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगला समझ लेते हैं। कहता है कि अब आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले भी निर्माण की विशेषताएं निम्नलिखित है। अभी हमारा जो समय है बाबू, अभी देखिएगा बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। इस उद्योग पर बहुत बड़ी सामान, बड़ी बड़ी चीज मात्रा में बड़े बड़े सामान बनाए जाते हैं। इसकी विशेषताओं को देखेंगे। उद्योग में होने वाले जो निर्माण होते हैं उसकी प्रक्रिया तथा उसमें उनकी क्या विशेषताएं हैं। आप लोग को पता है कि उद्योग, अगर बड़ी मात्रा में उद्योग लगाएंगे तो बड़े पैसा की जरूरत होती है, बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, बड़े बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गया? चलिए, जैसे पहला समझ लेते हैं उत्पादन की विधियां। अब पहले उत्पादन की विधियां समझते हैं, इसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। कहता है कि शिल्प कला या हस्तकला से कारखानों में कम सामान उत्पादित किया जाता है, ठीक है। हस्तकला, अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर हाथ से बनाएगा तो सामान कम ही उत्पादित होगा, ज्यादा मात्रा में उत्पादन थोड़ी ना होगा। मशीनीकरण की प्रक्रिया लगाएंगे तभी ज्यादा मात्रा में सामान उत्पादन हो सकता है, ठीक है, जो कि आदेश के अनुसार बनाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर हाथ से कोई चीज बनाएगा तो उसको ऑर्डर दीजिएगा तब ये बनाएगा, पता चलेगा हम बना करके रख लिए, कस्टमर लिए कि नहीं गया, मेहनत बर्बाद, पूंजी बर्बाद। लेकिन मशीनीकरण प्रक्रिया वैसा होता है क्या? मशीनी है, मेहनत लगता नहीं है, एक बार में हजारों लाखों पीस निकाल दिया जाता है, बिकते रहता है। तो होता क्या है कि हस्तकला से जो रिलेटेड कुछ सामान बनाई जाती है उसको ऑर्डर के द्वारा, ऐसा नहीं है, मशीनी प्रक्रिया में भी जो बनाया जाता है ना सामान, उसमें भी ऑर्डर लिया जाता है। अब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज में चले जाइएगा तो वहां पर जो बेचने वाला होता है वो आएगा और पहले ऑर्डर देता है कि हमको इतना सामान, इतना क्वांटिटी में बनवाना है, फिर वो उसको मशीनीकरण के द्वारा बना करके दिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर के अनुसार बना जाता है तथा इसका लागत भी क्या होता है, अधिक होता है। किसका लागत? हस्तकला का, यानी हाथ से जो बने उद्योग, हाथ से जो बना सामान होता है उसका लागत अधिक होगा, कीमत ज्यादा होगा, स्वाभाविक में ज्यादा होगा, क्योंकि हाथ से बनाने में मेहनत लगता है, टाइम लगता है, तो उसका कीमत भी क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन आजकल देखिएगा मशीनीकरण आ गया है, मशीन से जो 2 घंटा बनता था 2 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है, तो कीमत भी कम होता है मशीनीकरण आने से। तो एक फायदा ये भी यहाँ पर दिख रहा होता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान मजदूरों में लगातार एक ही कार्य करते हैं, ठीक है, अधिक होता है। फिर कहता है कि बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान में मजदूर लगातार एक ही कार्य करते हैं। अब देखिए बड़े पैमाने पर, जैसे किसी उद्योग में चले जाइए, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में चले जाइएगा, अगर पता चल रहा है कि अगर मान के चलिए कोई वो कपड़ा बना रहा है तो एक मजदूर खाली कपड़े बना रहा है, वो एक मजदूर एक ही मशीन पर बैठा हो खाली वही काम कर रहा है। चप्पलों की फैक्ट्री में चले जाइए, कोई अगर फीता लगा रहा है चप्पल में तो वो लगते रहेगा भर दिन, ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहता है यांत्रिकरण। यांत्रिकरण का मतलब होता है मशीनीकरण, कोई मशीन की सहायता से, कोई यंत्र की सहायता से, ठीक है। कहता है कि बड़े उत्पादक फर्म में किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इसी को कहा जाता है यांत्रिकरण। आप ही सोच लीजिए, अगर आप बड़े बड़े मशीनों फैक्ट्रियों में चले जाइएगा तो वहां पर देखिएगा हर काम मशीन के द्वारा होता है, हर चीज मशीन के द्वारा होता है, धुलाई से लेकर के सफाई, हर चीज बनना, पैकिंग तक तक प्रक्रिया क्या होता है, मशीनों के द्वारा होता है। और मशीनों के द्वारा हम ही उसे क्या कहेंगे, यांत्रिकरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? यांत्रिकरण कहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहते हैं प्रौद्योगिकी और नवाचार, है ना, प्रौद्योगिकी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। कहता है कि इसमें उत्पादन के लिए नया तरीका अपनाया जाता है, जैसे नया मशीन, नया कार्य पद्धति, नवाचारकों अर्थतंत्र की अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। नवाचारकों को अर्थतंत्र का क्या माना जाता है, सारथी माना जाता है। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि कहता है कि इसमें उत्पादन के लिए नया नया टेक्निक लगाया जाता है। अब देखिए मान के चलिए, जो पुराने समय से आ रहा उत्पादन का जो मशीन था उसमें कुछ कुछ हाथ से भी काम करना पड़ता था, लेकिन अभी के जब समय में आधुनिक मशीन को देखिएगा
तो हर काम वही करके दे देता है, और इतनी सुदृढ़ ढंग से करता है कि गलती होने का चांस नहीं होता, क्योंकि आजकल हर मशीन कंप्यूटराइज हो गया है, और खुद से वो आकार शेप सिर्फ उसको लिखना होता है, और सारी चीज जो है वो मशीनीकरण के द्वारा बन करके तैयार हो जाता है, हर काम मशीनीकरण के द्वारा हो जाता है। तो नया नया टेक्नोलॉजी का खोज होते जा रहा है, समझ में आ गया। तो यही है आपका प्रौद्योगिकी या नवाचार। अब कहता है कि नवाचार को अर्थतंत्र का क्या माना गया है, सारथी माना गया। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अर्थतंत्र का सारथी किसे माना जाता है, तो नवाचार प्रौद्योगिकी को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। कहता अब देखो अनियमित भौगोलिक, है ना, अनियमित भौगोलिक। कहता है कि वर्तमान में निर्माण के मुख्य संकेंद्रण, है ना, कुछ ही जगहों तक सीमित है, और विश्व के कुछ स्थलीय भाग के 10% भाग पर ही फैला है। ठीक है, अब देखो कुछ जो अब कहता है कि वर्तमान में जो उत्पादन का जो मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्रियां हैं कहीं कहीं पर ही है। अब एक बात बताइए, अभी हमारे भी राज्य में बहुत कम, बिहार राज्य का ही बात करेंगे तो इसमें भी अगर तुम बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां देखोगे तो बहुत कम मात्रा में है ना। फिर वही तुम चले जाओ चेन्नई दिल्ली, है ना, ये सब पे क्या देखोगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े मात्रा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे हुए हैं। तो वही कहता है कि ये जो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हब है बाबू, वो कुछ ही जगह तक सीमित है, और स्थलीय भाग के 10% पर ही मिला जुला करके लगा हुआ है। ज्यादा कुछ ज्यादा यहाँ पर पूरे, ये ऐसा नहीं है कि पूरे स्थल भाग पर ही क्या है फैला हुआ है, कहीं कहीं पर है। ठीक है, लेते हैं। चलिए बाजार तक पहुंच। अब देखो बाजार तक पहुंच, देखिए कहता है कि उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारण यह होता है कि बाबू, कि अगर कहीं भी आप उद्योग को स्थापित करोगे तो एक सबसे प्रमुख फैक्टर ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका बाजार कितना दूर है। पता चलेगा बाजार यहाँ है और उद्योग लगाए 50 किलोमीटर दूर, तब पता चलेगा सामान तो बनाए फैक्ट्रियों में, लाते लाते बाजार तक उसका दाम जो 5 टका का सामान था 10 टका हो गया, कोई लोगे नहीं खरीद रहा है। तो बाजार जहां पर होता है बड़े मात्रा में, जैसे देखिएगा बड़े बड़े शहर का बाजार, दिल्ली चेन्नई हैदराबाद कोलकाता, कोलकाता तो बाजार में फेमस ही है बाबू, बड़े बड़े शहर में देखिएगा बाजार, और वहां पर आसपास से ही फैक्ट्रियां लगाई जाती है। तो क्या कहता है कि बाजार तक जो पहुंच होता है बाबू, तो उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारण है उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय के लिए बाजार का होना जरूरी है, बगल में बाजार भी होना जरूरी है। अब पता चला मशीनीकरण बैठा दिए, सामान बना रहे हैं, खरीदिए नहीं रहा है कोई, बाजार ही नहीं है, वैसा बाजार नहीं होने का मतलब उस बाजार में वो सामान बिकता ही नहीं, चलता ही नहीं। अभी भी तुम गांव वाले इलाके में, गांव गांव के इलाके में तुम चले जाओगे, ऐसे कई सारे सामान, हम खाने पीने का ही बात करते हैं, ऐसे कई सारे सामान जो हमें अभी इस शहर में अवेलेबल है वो गांव में अवेलेबल नहीं है। सोच हम भी कभी गाँव जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या खाए, मन ही नहीं लगता फिर, तो ये चीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई पता चला उत्पादन कर लिए, और उत्पादन के लिए वह जो सामान हम उत्पादित किए हैं, जो बनाए हैं, उसके लिए बाजार ही नहीं है, तो फिर वो भी बेकार चला जाएगा। समझ में आ गया, तो बाजार का होना जरूरी है। बाजार तथा उत्पादन फॉर्म में प्रत्यक्ष पथ का भी होना जरूरी है, यानी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली डिपेंड होना भी जरूरी है। बाजार है तो उत्पादन करेंगे, उत्पादन है तो फिर बाजार। समझ में आ गया, दोनों का डिपेंड, दोनों का क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष पथ का होना जरूरी है। इसके बाद कहता है कि कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति तथा पहुंच निर्माण उद्योग का एक प्रमुख कारक है। अब देखिए उद्योग का एक प्रमुख कारण क्या है, कहता है कि कच्चे माल की प्राप्ति। अब किसी भी उद्योग का, किसी भी उद्योग का आधारभूत चीजें अगर तुम कहोगे तो वो होता है कच्चा माल। पता चला हम मशीन बड़ी मात्रा में लगा दिए, फैक्ट्री डाल दिए, हर चीज डाल दिए, मजदूर लेबर सब डाल दिए, अब पता चला उसमें कच्चा माल है ही नहीं, कच्चा माल हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है, या कच्चे माल को लाने के लिए हमको विदेश से लाना पड़ रहा है, तो भी समस्या है। कच्चा माल में तो समझ रहे हो, देखो कच्चा माल वह माल होता है जिस माल पर मशीनीकरण करके उत्पाद जो है उपभोग की वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे देखिए कच्चा माल कौन हुआ, जैसे चावल उत्पादन किए, मशीनीकरण करके मुढ़ी में बदल दिए, तो मुढ़ी हमारा उत्पादित वस्तु, उपभोग की वस्तु, लेकिन चावल कच्चा माल। आलू, इधर चिप्स, बीच में कौन, मशीन, कच्चा माल कौन, आलू, और चिप्स क्या हो गया, वो उत्पादित माल हो गया, उत्पादन की प्रक्रिया हो गया। तो कच्चा माल के भी होना आवश्यक जरूरी है, यहाँ पर सोचना कि एक प्रमुख कारण है। फिर कहता है परिवहन तथा संचार सुविधा आधुनिक विनिर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। परिवहन की भी तो सुविधा होनी चाहिए, प्रचार के लिए भी तो सुविधा होना चाहिए। देखिएगा आप लोग टीवी तो देखते होंगे, बार बार ऐड आता है, कुरकुरे खाइए मस्त रहिए, समझ में आ रहा है, कहता है कि नहीं कहता है ना, कहता है कि कोलगेट में नमक है कि नहीं है, नींबू है कि नहीं है, नींबू वाला कोलगेट से दांत धोइए,
तो कीड़ा मर जाएगा। तो यही सब चीज प्रचार प्रसार करते रहता है। तो ये क्या होता है, संचार का सुविधा होना चाहिए, क्योंकि जो सामान हम बना रहे हैं वो सामान लोगों के पास पहुंचनी भी चाहिए। अब पहुंचने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको पता चलेगा तब ना, अच्छा ये सामान भी है अवेलेबल, तब ना वो खरीदेगा। अब पता चला सामान उसको पता नहीं है कि ऐसा सामान भी है अवेलेबल, तो लोग खरीदेगा। तो संचार होना जरूरी है, और संचार होने के साथ साथ परिवहन भी तो होना जरूरी है, परिवहन उसको पहुंचाने का साधन भी तो जरूरी है। तो ये सभी चीजें क्या है बाबू, उत्पादन के कारक है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट उसी में यही वाला बाबू सेम टू सेम पॉइंट आ गया। चलिए, शक्ति के साधन तथा उद्योगों के बीच संबंध आधुनिक निर्माण की मुख्य विशेषताएं हैं। तो आधुनिक निर्माण की क्या बाबू, शक्ति के साधन तथा उद्योग, यानी जो जो उद्योग होते हैं और शक्ति के साधन के बीच क्या होना चाहिए, इसकी मुख्य भूमिका होनी चाहिए, और इसके बीच संबंध होना चाहिए। तभी जो है हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आधुनिक निर्माण सफल होगा, आधुनिक निर्माण बेहतर वे में हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये आधुनिक निर्माण के कुछ तथ्य थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। कहता अब आधुनिक निर्माण की विशेषताएं समझते हैं। आधुनिक का मतलब होता है अभी के समय में, और अभी के समय में जो निर्माण कर रहे हैं हम उसकी क्या विशेषताएं। तो इसकी विशेषता यही कि समय कम लगेगा, बचत जो है ज्यादा मात्रा में होगा, उत्पादन ज्यादा मात्रा में होगा। कहता है इसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र का उपयोग होता है। कहता अभी की जो मशीनें हैं, अभी की जो उद्योग प्रक्रियाएं हैं, अभी जो उद्योग करते हैं उसमें क्या चीज का जरूरी उपयोग होता है। तो अभी देखिएगा बड़े बड़े क्या है, मशीन का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े प्रौद्योगिकी यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें बड़े संगठन शामिल होते हैं, इसमें क्या होता है, बड़े संगठन शामिल होते हैं। देखिएगा एक मजदूर वर्ग का लोग है तो 20-25 को एक ही काम करेगा, इंजीनियर वर्किंग का लोग है तो इधर इंजीनियरिंग देखभाल करेगा। तो बड़े बड़े यहाँ पर क्या होता है, संगठन की आवश्यकता होती है। कहता है कि अधिक ज्यादा मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आधुनिक जो मशीनी है कारण है, देखिएगा बहुत बड़ा मात्रा में उद्योग को लगाया जाता है, और उस उद्योग को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें बाबू जो है कम से कम हजारों मजदूर काम करते हैं, उसको पेमेंट देना होता है। और बाबू ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कच्चे माल को लाया जाता है, फिर सामान बनाया जाता है, तो इस सब में पूंजी की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होती है। ठीक है, तो आधुनिक जो निर्माण की विशेषताएं हैं जिसमें पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसमें कई लोगों का समूह होता है, और जैसे अधिकारी वर्ग, मजदूर वर्ग, है ना, कई तरह के जो है यहाँ पर लोग शामिल होकर के कार्य करते हैं। क्या एक फैक्ट्री में चले जाओगे क्या एक ही तरह के वर्कर दिखेंगे आपको, अलग अलग तरह के, अलग हर किसी का अलग अलग पोस्ट होता है। कोई कोई मैनेजर का पोस्ट देखता है तो पूरा उसका काम मैनेजिंग का होता है, कोई आपका जो है वहां पर अधिकारी होता है तो देखभाल करते रहता है, कोई लेबर वर्क का लोग होता है तो उसका काम होता है उत्पादन करना। तो ये सभी चीजें जो है उसमें ये लोगों का क्या होता है बाबू, समूह होता है। ठीक है, अब कहता है स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। स्वच्छंद उद्योग कहता है इस उद्योग में उत्पादन का मात्रा में होती है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या इसमें कम होती है। उत्पादन सीमित यहाँ पर लगा होगा, क्या होगा, उत्पादन सीमित मात्रा में होते हैं। किस मात्रा में होते हैं बाबू, सीमित मात्रा में होती है, क्योंकि इसमें कम श्रमिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तथा इस उद्योग से प्रदूषण नहीं फैलता, इसकी महत्वपूर्ण कारक सड़कों का विस्तार है। ठीक है, तो स्वच्छंद उद्योग क्या है बाबू, स्वच्छंद उद्योग में कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ इसमें उत्पादन सीमित मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। देखिएगा आप लोग आसपास चलते चलते आसपास देखिएगा सड़कों के बगल में छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, हालांकि उसको कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं, लघु उद्योग भी कह सकते हैं, उसमें देखिएगा ज्यादा मात्रा में प्रदूषण नहीं फैलता है, कम मजदूर की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ा बाबू यही चीज पूरे भारत में फैला हुआ है। बड़े बड़े पैमाने पर कहाँ है उतना इंडस्ट्रीज है, बिहार में बड़ा इंडस्ट्रीज है ये नहीं है। तो छोटा छोटा देखिएगा हर हर आपको शहर में छोटा छोटा इंडस्ट्रीज दिख जाएगा, हर गांव में दिख जाएगा छोटा छोटा इंडस्ट्रीज, जिससे जुड़ करके लोग अपना आजीविका चलाता है। ठीक है, जैसे मुरही का ही फैक्ट्री देख लो, छोटे छोटे पैमाने पर होता है, उसको करके क्या किया जाता करता है, लोग अपना आजीविका चलाते हैं, किसी को कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। कहता आकार के, है ना, आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब आकार मतलब बुझ रहे हैं, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला समझते हैं बाबू कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग सबसे छोटा उद्योग होता है। कुटीर उद्योग को लघु उद्योग भी कहा जाता है, कुटीर उद्योग को लघु उद्योग भी कहा जाता है। इस उद्योग के अंतर्गत बाबू हाथ से बनने वाले सामान, है ना, और कम मजदूर, कम पूंजी, इन सबों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हम तुरंत बता रहे, जैसे मुढ़ी मिल ही ले लो, एग्जाम्पल में मुढ़ी मिल ले लो, है ना, और कई सारे जैसे आप देखो खाने पीने वाला पत्ता जो होता है, गिलास जो होता है पीने वाला,
छोटे छोटे पैमाने पर जो है ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कुटीर उद्योग कौन सा होता है बाबू? कहता है यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे छोटी है, निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है क्योंकि कम लोग की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे चटाई बनाना, बर्तन बनाना, औजार, फर्नीचर, मूर्तियां इत्यादि बनाया जाता है। आप थोड़ी ना देखिएगा मशीनें से मूर्तियां बना दिया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? कुटीर उद्योग हो गया, ये छोटे पैमाने पर होता है। ठीक है, कहता है कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं बनाया जाता है, इसमें खास करके दैनिक देखो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले वस्तु बनाए जाते हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग में जो वस्तुएं बनाई जाती है खास करके वैसा वस्तु बनाया जाता है जो ज्यादा मात्रा में दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उनको बना, जैसे फर्नीचर, मूर्ति, ठीक है, औजार, ये सभी कुटीर उद्योग में बनाए जाते हैं। खाने पीने के भी सामान बनाए जाते हैं। इसके बाद कहता है सुनार, सोना चांदी तांबा से आभूषण बनाते हैं तथा बांस होगा यहाँ पर, बांस तथा, है ना, ये गलत है ना, बांस से जो है, बांस से प्राप्त लकड़ी को क्या किया जाता है? इससे सामान बनाया जाता है ना। बांस से भी कई और तरह के भी जो है सामान बनाए जाते हैं, तो उनको इस उद्योग में बनाया जाता है। समझ आ गया कुटीर उद्योग क्या होता है? अब चलते हैं अब छोटे पैमाने का उद्योग। कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग? कहता है इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, इसमें आधुनिक कुशल सामग्री और शक्ति साधन से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल होता है। तो जो छोटे पैमाने पर उद्योग होता है इसमें कच्चे माल को क्या किया जाता है? लाया जाता है, और कम मजदूर की सहायता से छोटा थोड़ा मशीन रहता है, इसमें छोटे छोटे मशीन रहते हैं, है ना, और उस मशीन की सहायता से क्या किया दिया जाता है? दूसरे चीजों में बदला जाता है, उत्पादन की वस्तुओं में बदला जाता है। तो ये हो गया छोटे पैमाने का उद्योग। कौन सा हो गया? छोटे पैमाने का उद्योग। अब चलते हैं बाबू बड़े पैमाने का उद्योग। अब देखो एक चीज और बात जान लेते हैं बाबू, ये छोटे पैमाने के उद्योग से लोगों को काफी ज्यादा मात्रा में रोजगार मिला है, क्योंकि छोटे पैमाने पर, क्योंकि बड़ा पैमाने पर उद्योग खोलने के लिए ज्यादा मात्रा में पूंजी, ज्यादा मात्रा में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो हर किसी के बस की बात है, संभव है नहीं है, पूंजी हर किसी के पास होता नहीं है। तो छोटे छोटे पैमाने पर लोग छोटा छोटा मशीन उशीन डाल करके अपना जीविका यापन करते हैं। जैसे देखिएगा बाजार में, है ना, गेहूं को पीसने वाली मशीन जिससे आटा बनता है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? छोटे पैमाने उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद कहता है बड़े पैमाने पर उद्योग। अब बड़ा पैमाने पर उद्योग को आप समझ ही रहे हो कि इसके लिए अधिक पूंजी, बड़े बाजार, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, विकसित प्रौद्योगिकी इत्यादि की आवश्यकता होती है। अब हम पता चला कि हम बड़े लार्ज अमाउंट पर, अब देखो बाबू बड़ा उद्योग जो होता है बाबू वो बीघा जो है ना, एक एक बीघा तक, एक एक एकड़ तक में क्या होता है? फैला होता है उसका जो है फैक्ट्री, है ना, और फैक्ट्री फैला होता है, और इससे जो उत्पादन की वस्तु होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है। और बड़े फैक्ट्रियां जो लगाई जाती है तो पूरे देश की, है ना, हमारा देश जो है उसमें उत्पादन मतलब क्या जरूरी है उनको देख करके बनाया जाता है। बड़े पूंजी की आवश्यकता होती है, जगह की आवश्यकता होती है ना, अधिक मात्रा में क्या चीज की? मजदूरों की आवश्यकता होती है, बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। पता चला पूर्णिया के लिए हम बड़का फैक्ट्री लगा दिए हैं, अब पूर्णिया में वो सामान दुइये चार गो लोग खरीदता है, समस्या हो जाएगा। तो वैसा प्रोडक्ट उत्पादन किया जाता है जो पूरे देशवासियों को जरूरी हो, और अलग अलग कच्चा माल की आवश्यकता होती है बड़े उद्योगों में। बात समझ में आ गया? कहता है कि पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योग का काफी ज्यादा विकास हुआ है। पहले उद्योग था भी नहीं बाबू, है ना, इंग्लैंड से शुरू हुआ था औद्योगिकरण, धीरे 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 पूरे देशों में बढ़ता चला गया, है ना। अभी हमारे देश में उतना भी डेवलप नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिस, देखिए कोई भी देश में अगर जितना मात्रा में उद्योग होगा, कारखाने होंगे, है ना, वो देश उतना ज्यादा डेवलप भी करेगा। बस समझ में आएगा? क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे हम वस्तुओं को तो विदेश में बेचेंगे, विदेश में बेचेंगे तो फिर विदेश से भी क्या आएगा? पैसा आएगा, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो अब कारखाना है ये नहीं, कारखाना रहेगा तभी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन वो सब है नहीं। तो फिर धीरे 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 अब क्या हो गया? 200 वर्षों के भीतर अब देख रहे हैं हर एक देश में बड़े बड़े मात्रा में जो है उद्योग लगाए जा रहे हैं। समझ में आ गया? जैसे कहता है कि बड़े पैमाने पर उद्योग पहले उसके, है ना, यूएसए, यूएसए होगा, कौन होगा? यूएसए, यू यूएसए क्या होगा? यूएसए, यूएसए के पूर्वी भाग, फिर ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के अन्य भागों पर भी इसका विस्तार होते चला गया। तो धीरे 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 200 वर्षों से जो है हमारे देश में भी कुछ फैक्ट्रियां लगी, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में फैक्ट्रियां नहीं लगी, हमारे देश में भी बड़े बड़े, है ना, बड़े आकार के फैक्ट्रियां लगी, और बड़े सामान जो है अधिक ज्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया बाबू, बड़े पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और कुटीर उद्योग क्या होता है। ये आकार के आधार पर हुआ था। अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन करें, तो क्या करना है, ये तीनों को पकड़ के छाप देना है। बात समझ में आ रहा है? कुटीर उद्योग है ना, छोटे पैमाने का उद्योग है ना, इसके बाद क्या हो गया आपका बड़े उद्योग। ठीक है, बड़े उद्योग या बड़े पैमाने का उद्योग। चलिए आगे देख लेते हैं हम। चलिए अब कहता है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर बाबू देखिएगा उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को परिभाषित करे, तो समझिएगा कच्चा माल के जो है आधार पर उद्योग कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग होता है जो खेतों से प्राप्त कच्चे माल को प्राप्त करके फिर उसका निर्माण करता है। जैसे आलू से चिप्स बनाना, अभी हम तुरंत बताए थे, ये सब कौन सा हो गया, कृषि से प्राप्त। जैसे कृषि से आपका रेशम भी उत्पादन होता है, तो रेशम से वस्त्र बनाना, चावल से मुरही बनाना, तो ये सब क्या हो गया बाबू, आपका कृषि आधारित उद्योग हो गया। बात समझ में आ गया? कहता है कि इसमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, माल से फलों, भोजन, रस, तेल, रबर, अचार, खाने पीने वाले जितने भी आइटम्स होते हैं, यानी जो खेतों से प्राप्त करके उसे मशीनीकरण करके जो खाने पीने का आइटम या फिर कुछ भी जो उत्पादन किया जाता है उसको बनाया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा। यानी वो उद्योग जो कृषि पर डिपेंड होगा। ठीक है, हम कोई भी मशीन लगाएंगे, हम कोई भी मशीन लगाएंगे और उस मशीन को कच्चा माल की जरूरत अगर हमें खेती बाड़ी से होगा, तो क्या हो जाएगा, वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। और भारत में ज्यादातर कृषि आधारित उद्योग ही देखिएगा, है ना, कृषि आधारित ही उद्योग देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं वन आधारित उद्योग। अब देखिए वन आधारित उद्योग यानी जंगल पर निर्भर रहने वाले उद्योग। अब जंगल पर निर्भर रहने वाले उद्योग तो अब वह उद्योग जिसमें फर्नीचर वगैरह सब बनाया जाता है, यानी लकड़ी के कुछ सामान बनाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन आधारित उद्योग कहेंगे। ज्यादा इसमें कुछ विशेष है भी नहीं। चलिए इसके बाद कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। बाबू खनिज आधारित उद्योग, खनिज देखिए पहले खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स को समझ लेते हैं। जमीन के अंदर पाई जाने वाली कुछ धात्विक चीजों को खनिज कहते हैं। जैसे आपका लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब खनिज कहलाता है। उसको क्या किया जाता है, माइनिंग करके जमीन को खोद करके बाहर निकाला जाता है और फिर खोद करके फैक्ट्रियों में लाया जाता है। फिर उसका औजार वगैरह सब बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है, उसी को कहेंगे खनिज आधारित उद्योग। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, पढ़ लीजिएगा। रसायन उद्योग, अब कहता है कि इस उद्योग में रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल होता है। जैसे आप पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है, खनिज तेल का उपयोग होता है। कृत्रिम रेशे तथा प्लास्टिक निर्माण में भी रसायन उद्योग का प्रयोग होता है। अब देखिए रसायन उद्योग क्या होता है, जो अब देखिए पेट्रोलियम जो हम लोग को प्राप्त होता है उसमें भी कई तरह की चीजें उत्पादित होती है। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, स्नेहक बनता है ना, मोबिल बनता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है बाबू, ये सभी चीजें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होगा तो वो किस अंतर्गत क्या आएगा बाबू, रसायन उद्योग के अंतर्गत आएगा। चलिए इसके बाद समझते हैं पशु आधारित उद्योग। अब देखिए कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो पशु पर आधारित है। या अब देखिए चमड़ा का बेल्ट बनाना, बेल्ट आप लोग देखे होंगे, चमड़ा का बैग आप लोग घूमते हैं बहुत लेकर के, स्कूल वगैरह सब में जाते हैं, समझ में आ गया। तो वो सभी चीजें पशु आधारित उद्योग होता है ना, नहीं देखे हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बैग लेकर के जाते हैं, है ना। तो जो पशु पर निर्भर रहता है उद्योग, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पशु आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे इसमें पशुओं से प्राप्त ऊन, जैसे ऊन हो गया, है ना, भेड़ से जैसे ऊन प्राप्त होंगे तो फिर ऊन से क्या बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। तो ऊन हो गया, चमड़ा का कच्चा, है ना, चमड़ा को कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथा हाथी दांत का भी उद्योग इसमें शामिल है। हाथी के दांत से बाबू बड़े बड़े आभूषण बनाए जाते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ पर? चलिए किसी को कोई दिक्कत? तो उत्पादन के आधार पर बाबू कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, कृषि, वन, खनिज, रसायन और पशु। क्लियर है? तो ये 5 आप लोगों को लिख देना है अगर पूछेगा। क्या होता है ये, कच्चे माल के आधार पर। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए उत्पादन के आधार पर आप देखिए, उत्पादन के आधार पर देख लेते हैं। उत्पादन या उत्पादन के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया, मूलभूत या आधारभूत उद्योग। अब देखिए मूलभूत या आधारभूत उद्योग क्या होगा बाबू, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुओं को बनाने में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है,
जैसे लोहा उद्योग में बने मशीन का इस्तेमाल कपड़ा बनाने में किया जाता है। जैसे देखिएगा, दो तरह की चीजें हैं यहाँ पर। एक तो बाबू बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, ये बड़ा बड़ा मशीन है यहाँ पर। फैक्ट्री क्या की है, फैक्ट्री में जो सामान बना है, जरा समझोगे, इस फैक्ट्री से जो माल निकाले, इस फैक्ट्री से जो सामान बना, इस फैक्ट्री में जो मशीन बना। एक बात बताइए, ये बड़का फैक्ट्री खुदे है, ये खुदे उद्योग है। अब इस उद्योग में भी कुछ सामान बनाए, मशीन बनाए। जैसे हम मशीन को नाम दे देते हैं सिलाई मशीन, क्या दे देते हैं, सिलाई मशीन। अब इस सिलाई मशीन का भी उपयोग क्या होता है, कपड़ा बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, कपड़ा बनाने में किया जाता है। वो भी निर्माण का काम नहीं किया। तो इस तरह के उद्योग को क्या कहते हैं, आधारभूत या मूलभूत उद्योग, यानी वह उद्योग जिसमें कोई उत्पादित वस्तु यही है, इस उत्पादित वस्तु का भी उपयोग क्या किया जाता है, अलग चीजों के निर्माण में किया जाता है, अलग वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, उसी को उत्पादित, ये मूलभूत या आधारभूत उद्योग कहते हैं। कहानी खत्म। चलिए, उपभोक्ता सामान उद्योग। अब कहता है इसमें उपभोक्ता के लिए दैनिक जीवन की मूलभूत चीजों को बनाया जाता है, जैसे साबुन, कॉफी, रबर, बिस्किट, चीनी, चाय पत्ती, सब कुछ। बात समझ में आ गया। तो उपभोक्ता आधारित उद्योग यानी जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए सामान को बनाया जाता है, उसे उपभोक्ता आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, जो उद्योग कहते हैं। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ और विशेष नहीं है, आगे देख लेते हैं। अब कहता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है बाबू। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना। जैसे जैसे अब देख रहे हो बाबू, ये इस फोन पर मेरा स्वामित्व है। स्वामित्व का मतलब क्या, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। बात समझ में आ गया। तो उसी तरह से स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। अब देखिए, कई सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, कई सारे उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें सरकार का अधिकार होता है, कई उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें संगठन का अधिकार होता है। तो वही हो गया स्वामित्व, यानी अपना अधिकार। तो अधिकार के आधार पर समझ जाइए। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट, है ना, ज्वाइंट एरिया वाले उद्योग। तो कहता है इसका संचालन संयुक्त कंपनी या किसी निजी एवं सार्वजनिक संगठनों के द्वारा की जाती है। कोई कंपनी के द्वारा, अब मान के कोई कंपनी खोला है, अब कंपनी उद्योग को संचालित कर रही है, तो वह उस पर किसका अधिकार होगा, वैसा उद्योग पर किसका अधिकार होगा, कंपनी का अधिकार होगा। या फिर कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए संगठन, और उस संगठन के नाम से वो अपना उद्योग चला रही है। जैसे मान के चलिए 10 हम लोग ग्रुप मिल गए, ठीक है, 10 हम लोग लोगों का ग्रुप मिले, और उस ग्रुप मिले, लेकिन एक 10 लोगों की सहमति से हम एक ग्रुप का नाम दे दिए या कोई संगठन बना दिए, और वो फिर क्या किया, हम लोग एक मशीन फैक्ट्री लगा दिए, और उस फैक्ट्री से कुछ सामान उत्पादित किए जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं। तो जेन्युइनली उस फैक्ट्री पर अधिकार किसका होगा, 10 व्यक्ति का होगा। लेकिन 10 व्यक्ति का नाम आएगा क्या, सिर्फ संगठन का नाम आएगा, और उस संगठन से तो हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 है, बाद में और भी लोग आ सकते हैं उस संगठन में जुड़ने के लिए, और लोग आएंगे और पूंजी लगाएंगे, ज्यादा मात्रा में, वो क्या हो जाएगा, उद्योग बढ़ता चला जाएगा। तो वो इस प्रकार का जो स्वामित्व होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, संगठन के अंतर्गत आएगा, जिसमें किसी कंपनी या फिर लोगों के समूह के द्वारा उस उद्योग का संचालन किया जाता है। चलिए, अब कहता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बाबू। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का स्वामित्व किसके हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होगा। किसके हाथों में होगा, सरकार के हाथों में होगा। यही क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं। चलिए, इसके बाद निजी क्षेत्र का उद्योग। अब निजी क्षेत्र का उद्योग किसके हाथों में होता है बाबू, इसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, जैसे किसी पर्सनल व्यक्ति के हाथों में होता है। जैसे मान के चलिए हम अपना एक फैक्ट्री डाले, हम अपना एक फैक्ट्री डाले, छोटा ही मात्रा में फैक्ट्री डाले, तो क्या उस पर सरकार इंटरफेयर करेगी, नहीं करेगी। कोई कंपनी करेगी, नहीं करेगी, उसमें हमारा हक है, जितना प्रॉफिट होगा वो हमारा होगा। हाँ, बदले में सरकार अपना वो उसका जो भी टैक्स वगैरह सब का काम है वो ले, अलग बात है, लेकिन उसका अधिकार किसका होगा, हमारा होगा। अधिकार किसका होगा, हमारा होगा। इसीलिए आप लोग जितने भी अभी सारे कंपनी देखते होंगे, उसके अंत में लगा होता है, जैसे कोई भी जेकेब प्राइवेट पीवीटी एलटीडी लिखा होगा, देखे आप लोग कंपनी कैसे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है ना। और उस पर समझ लीजिए, उस पर सरकार का अधिकार होगा क्या, नहीं होगा, सरकार का अधिकार नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। तो प्राइवेट कंपनियां यानी निजी क्षेत्र के उद्योग, प्राइवेट इसको कह सकते हैं। समझ में आ गया। एक होता है प्राइवेट गवर्नमेंट, और एक होता है कंपनी का यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, संयुक्त क्षेत्र यानी संगठन क्षेत्र वाला उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र वाला उद्योग, और निजी क्षेत्र वाला उद्योग। ठीक है यहाँ पर। तो चलिए, स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के उद्योगों को हमने समझा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद लौह इस्पात उद्योग। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट लौह इस्पात उद्योग है।
आयरन इंडस्ट्रीज, लोहा इस्पात उद्योग। अब इसमें लोहा की बनी वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है और हमारे जीवन की सबसे मूलभूत उद्योग भी है, क्योंकि देखिएगा आपके जीवन में हर चीज में लोहा आया है, हर चीजों को बनाने में लोहा का उपयोग किया जाता है, इस्पात का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बाबू, इसे मूलभूत जो है क्या किया जाता है, मूलभूत आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद कहते हैं कि यह सभी उद्योगों का आधार है, सभी उद्योगों का आधार है, बात ये भी सही है। आप कोई फैक्ट्री लगाओगे, लोहा से बनी वस्तु को तो देना ही पड़ेगा ना, बिना लोहा लगाए काम होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये सभी वस्तु देखिए सभी उद्योगों का आधार है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि यह मशीन तथा अनेक प्रकार की यंत्र बनाने वाले उद्योगों को लोहा, कच्चा लोहा तथा इस्पात प्रदान करता है। क्या करता है, इस्पात प्रदान करता है। यानी जितने भी फैक्ट्रियां है, जितने भी फैक्ट्रियां है, आप कोई भी सामान बनाओ, कोई भी सामान बनाओ, मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, लोहा की कोई गाड़ियां ही बना रहे हैं, सपोज दैट मोटरसाइकिल का फैक्ट्री है हमारे पास, तब अब मोटरसाइकिल का फैक्ट्री में लोहा कहाँ से आएगा, लो इसको लो उद्योग से ही ना, लो उद्योग से। हाँ भैया हमको पाट पूजा का जरूरी है, वहां से भेजेगा, फिर हम अपना कंपनी, हम अपना फैक्ट्री में लाएंगे, फिर उसको जिस शेप में जिस आकार में बदलने का होगा उस आकार में बदल करके फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आधारभूत है कि नहीं, क्योंकि हर उद्योग में लोहा की आवश्यकता होती है, इसीलिए लोह उद्योग को लोह आधारभूत उद्योग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि इसमें भारी मात्रा में कच्चा माल का उपयोग होता है, इसमें भारी मात्रा में कच्चा माल, जैसे देखिएगा जमीन से निकाले लोहा का कण, लोहा का अयस्क निकाले, फैक्ट्रियों में लाए, उसको काट छाट करके साफ सफाई करके फिर क्या किया जाता है, लोहा का एक निश्चित शेप दिया जाता है, फिर उसे दूसरे उद्योग में भेजा जाता है अलग अलग प्रकार की सामान बनाने के लिए। तो इससे इसमें क्या होता है, भारी मात्रा में क्या चीज की जरूरत होती है, कच्चा लोहा की, ये जो है कच्चा माल की आवश्यकता होती है, ठीक है, कच्चा माल की आवश्यकता होती है, तथा उत्पादन भी भारी मात्रा में प्राप्त किया जाता है, यानी उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भारी उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारी उद्योग भी कहते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि भारी उद्योग किससे संबंधित है, तो लौह उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है, लौह उद्योग से संबंधित है। समझ में आ गया, भारी उद्योग लौह उद्योग से संबंधित है। चलिए अब लौह अयस्क में देखिए, लौह अयस्क को झोंका भट्टी में, अब देखिए लौह अयस्क को क्या किया जाता है, लौह अयस्क का मतलब, अयस्क मतलब समझ रहे हैं, अयस्क वह चीजें होती है, वह चीजें होती है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए हम क्या करें, गए जमीन खोदना शुरू किए या फिर पहाड़ों में कहीं भी लोहा मिल सकता है, जहाँ लोहा का अंश होता है, मान के चलिए चट्टान तोड़े, अब उस चट्टान में मान के चलिए इतना बड़ा चट्टान है बाबू, इतना बड़ा चट्टान है, यहाँ लोहा है, यहाँ लोहा है, यहाँ लोहा है, कहीं कहीं लोहा है, तो अब उस चट्टान को क्या करेंगे, लेके जाएंगे फैक्ट्री में। अब अलग अलग तरह तरह से इसको तोड़ने फाड़ने का विधि होता है, इसमें से सिर्फ किसको निकालेंगे, लोहा को निकालेंगे, और इसको किस में जाएंगे, झोंका भट्टी में, किसको देंगे, झोंका भट्टी में, आग का भट्टी होता है, झोंका भट्टी में डाल करके कार्बन तथा चूना पत्थर के साथ उसको गला करके क्या प्राप्त करते हैं बाबू, लोहा प्राप्त करता है। और पिघला हुआ लोहा जब ठंडा हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। और इसी कच्चा माल को फिर क्या किया जाता है, अलग अलग फैक्ट्रियों में भेज करके अलग अलग सामान को बनाया जाता है। इसी कच्चा माल को हम बाइक के फैक्ट्री में भेज देंगे तो बाइक का सामान बनेगा, इसी कच्चा माल को हम अलग जो है कोई लोहा की बनी वस्तुओं में फैक्ट्री में भेज देंगे तो वहां अलग अलग तरह की सामान बनेगी। तो ये हो गया कच्चा माल, बात समझ में आ रहा है। जो कच्चा लोहा है ना, कच्चा लोहा में मैग्नीज को मिला करके इस्पात बनाया जाता है, याद रखिएगा, कच्चा लोहा में क्या चीज को बना करके इस्पात बनाया जाता है, मैग्नीज को, ठीक है, जिससे वो और मजबूत हो जाता है। भारत में देखिए लौह इस्पात कहाँ का है बाबू, तो दुर्गापुर याद रखिएगा, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम इत्यादि लोहा का इस्पात उद्योग है ना, लोह उद्योग है। बात समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ पर है भारत में बाबू, दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर है ना, बोकारो और विशाखापट्टनम में लौह इस्पात उद्योग है। किसी को कोई दिक्कत, लो लो उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, हम इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। चलिए इतना बात सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक बच रहा है, इसमें कौन सा उद्योग, हम्म, लौह इस्पात उद्योग, तो बता दिए लौह उद्योग, समझ में आ गया। रेशम उद्योग होगा, है ना। चलिए अच्छा, सूती कपड़ा उद्योग है ना, सूती कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग को समझ जाएंगे हम लोग, और इसके बाद हमारा ये आप लोग का जो द्वितीय क्रियाएं है ना, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ विशेष है भी नहीं, उद्योग का प्रकार को समझे। तो सूती कपड़ा उद्योग क्या होता है कि सूती कपड़ा, इसमें सूती कपड़ा, बिजली करघा, यानी बिजली से बिजली करघा, यानी करघा का मतलब होता है कोई सामान, ठीक है, और जो बिजली से चलने वाला सामान, हथकरघा, हाथ से बनाने वाले सामान कारखानों में बनाया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में ज्यादा मजदूर की जरूरत होती है,
है ना, यह कुशल श्रमिकों के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाबू जहां भी हाथ से बनाने की बात होगी उसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता होगी, जो दक्ष होता है। ये नहीं कि किसी को ले जा करके बैठा दिए, हाथ से बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, इस कम पूंजी की भी जरूरत होती है। दुनिया के 50% से भी अधिक कपास का उत्पादन चीन, भारत, यूएसए और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में होता है। तो दुनिया का 50% से भी ज्यादा कपास देखिए, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, यूएसए, इन सब देशों में कपास का उत्पादन किया जाता है और कपास से फिर क्या किया जाता है, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। क्लियर है। अकेला यूरोप दुनिया के लगभग आधा कपास आयात करता है। यूरोप जो है, 7 महादेश में यूरोप जो महादेश है बाबू, अकेला 50% से भी ज्यादा कपास का क्या करता है, आयात करता है। बात समझ में आ गया। जापान, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश भी कपास का आयात करके वो जो है अपना वस्त्र बनाता है। आयात का मतलब होता है लाना, ठीक है, आया, याद रखिएगा, आया। निर्यात का मतलब गया। तो अगर हम कहेंगे कि निर्यात किए थे, इसका मतलब बेचे किसी दूसरे देश को। अगर आयात किए था यानी लाए हम अपने देश। समझ में आ गया, यही चीज है। चलिए, विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण का, ये उद्योग का बाबू सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है, क्योंकि जिस देश में जितना उद्योग होगा, कारखाने होंगे, वह देश उतना डेवलप करेगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इस चैप्टर से हमको अभी तक में सर ये समझ में आया कि उद्योग का होना भी जरूरी है, क्योंकि उद्योग ही क्या करता है, प्राथमिक क्रियाओं से जो प्राप्त सामान होती है या कच्चा माल होती है, उनको वो जरूरत की चीजों में बदलता है, ठीक है। और इसमें भी कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। बात समझ में आ रहा है, और ये हमारे लिए जरूरी भी होता है। तो अलग अलग तरह के उद्योग थे जिनको हमने इस क्लास में समझा, और इसी के साथ बाबू आप लोग का क्लास क्या होता है, समाप्त होता है, और द्वितीय की जो क्रियाएं थी ये समाप्त होता है। बात समझ में आ रहा है, तो अच्छे से